हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर न्यूक्लियाई का एक रैपिड रिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन क्या होती है, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। इन दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इन दोनों का मास 1u मानते हैं। और जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उनको टोटली काउंट करके मास हम निकाल लेते हैं किसी भी एटम का या न्यूक्लियस का। इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। साइज की बात करें न्यूक्लियस की, तो वो बेसिकली R0 इंटू A1/3 हो जाता है। ए आपका मास नंबर है, यानी मान लो मेरे टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जितने होते हैं वही आपका मास नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मास नंबर आएगा, पावर 1/3 आती है इसकी। R0 की वैल्यू आपको मैंने यहाँ पे दे रखी है 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है ये। ठीक है, इससे आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। देन न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट रेंज के अंदर लगती है, जो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है और चार्ज पे इंडिपेंडेंट होती है। यानी न्यूक्लियर फोर्स एक फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर लग रही है, बहुत ही छोटी रेंज तक लगती है। अगर आपका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है तो आपके यहाँ से यहाँ तक नहीं लग पाती है। तो जो आपकी न्यूक्लियर फोर्स है वो बेसिकली बाइंड करके रखती है कि आपका ये जो न्यूक्लियस है, यानी जो न्यूक्लियन है उनको आपस में जोड़ के रखती है, उनको अलग नहीं होने देती। दैट्स वाई न्यूक्लियस इतना स्ट्रांगली पड़ा होता है और उसको तोड़ने के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि हमें इस को ओवरकम करना होता है। देन आपके पास है मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन इज बेसिकली E = mc², यानी कि एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू मास इनटू सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ही है, उसका स्क्वायर है ना। बट यहाँ पे हम C² की वैल्यू ना कुछ और डालते हैं किसी और यूनिट्स में, वो हम आगे जाके देखेंगे। E = mc², आपको याद रखनी है, आपने बहुत बार सुनी भी होगी कि एनर्जी और मास का रिलेशन होता है। एक्चुअली ना जब आपका न्यूक्लियस बन रहा होता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है बनने में। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो मास हम पढ़ रहे हैं ना 1u, जैसे मैंने आपको बोला कि 4 प्रोटॉन्स और 3 न्यूक्लियंस है ना, तो मेरा 7 यूनिट मास हो जाता है। ठीक है, असल में ना थोड़ा सा 7 यूनिट से कम ही मिलेगा आपको जब आप चेक करने जाओगे। ऐसा क्यों हुआ? क्या मास गायब हो गया? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पर कुछ मास जो होता है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो एनर्जी हमें चाहिए होती है टू ओवरकम जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। न्यूक्लियस बनाने में जो हमें एनर्जी लगी वो थोड़ी सी अपने मास से ली होती है, उसी से ही मास डिफेक्ट भी आता है। तो ये बेसिकली दिखाता है कि एनर्जी और मास आपस में इंटर रिलेटेड है, और एनर्जी और मास आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, यानी मास को कुछ एनर्जी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब हम कैलोरीज बर्न करते हैं तो हम अपनी मास को ही तो बर्न कर रहे हैं ना एनर्जी के अंदर। मास डिफेक्ट यही है, जो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसी को ही मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास डिफेक्ट बेसिकली क्या है, मेरा जितना आइडियली होना चाहिए था, यानी जितना मेरा होना चाहिए था प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियॉन्स को ऐड करने के बाद मेरा जितना मास होना चाहिए था, उसमें से मैं एक्चुअल मास को अगर सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास कुछ छोटी सी वैल्यू आती है, वही मेरा मास डिफेक्ट होता है, जिसको हम ΔM से भी दिखाते हैं कि इतना मास डिफेक्ट हुआ, इतनी मास मेरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, यानी वो कितनी एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस को आपस में बाइंड करके रख रही है, यानी न्यूक्लियस को बना के रख रही है। यानी अगर मुझे न्यूक्लियस को तोड़ना है तो मुझे कितनी एनर्जी निकालनी होगी। तो अगर मैं उसकी बात करूँ, वो भी mc² होती है, बट वो Δmc² है। यानी ΔM बेसिकली आपका कितना मास डिफेक्ट है। आपकी जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको तोड़ने में, उतनी ज़्यादा एनर्जी न्यूक्लियस लगा रहा है अपने आप को न्यूक्लियस बनाए रखने में। अब आप देखो,
बेसिकली मास डिफेक्ट आया कैसे था ना, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। अब मान लो मेरा मास कुछ ज़्यादा ही कन्वर्ट हो गया था एनर्जी में, तो आप ये भी सोचो मास डिफेक्ट तो हाई होगा ही, एनर्जी भी तो हाई होगी ना मेरे पास उतनी। दैट्स वाई बाइंडिंग एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो कितनी उसको बाइंड करके रख रही है वो आपकी मास डिफेक्ट पे डिपेंड करती है। दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब आप देखो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है, यानी हमें एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है एनर्जी जब मुझे न्यूक्लियर फिजन करना होता है। ठीक है, ये बेसिकली वो एनर्जी है कि अगर मुझे न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस उन्हें फ्री करना है, तो मुझे इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी जितना न्यूक्लियस लगा रहा है उसको बाइंड करने में, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, ये बेसिकली एक थियोरेटिकल टर्म ही है, इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। बट आप सोचो, मैंने आपको बताया कि एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है ये, है ना। अब एक न्यूक्लियस में डिफरेंट कोई एटम कहीं पे हो सकता है कि उसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हो सकता है किसी में 80 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है यानी न्यूट्रॉन्स हैं। तो हम यहाँ पर ना बेसिकली न्यूक्लियॉन्स, सॉरी मैं उल्टा बोल गई थोड़ा सा, कि मान लो किसी में 8 न्यूक्लियॉन्स हैं और किसी में 80 न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमने एक टर्म बना ली कि हम ना ऐसे देखेंगे, हम ऐसे नहीं कंपेयर करेंगे कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करते। मान लो कोई ए है कोई बी है, इसकी 80 आ रही है, जस्ट एक थियोरेटिकल है, इसकी 100 आ रही है, तो हम ऐसे नहीं चेक करेंगे कि बी ज़्यादा स्टेबल होगा। हम ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे 80, यहाँ पे सिर्फ 4 ही आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं और यहाँ पे आपके पास 40 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो आप ये देखो ना कि उसमें उसने 80 एनर्जी यूज़ करी सिर्फ 4 को साथ रखने में, उसमें 100 एनर्जी यूज़ हो रही है 40 को साथ रखने में, तो ज़्यादा स्टेबल तो ए हुआ ना, चाहे उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। इसीलिए हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखते हैं कि एक न्यूक्लियॉन के पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी, एक न्यूक्लियॉन कितना चाहता है न्यूक्लियस के अंदर रहने का। तो हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डाल देते हैं। ए यहाँ पे हर जगह पे टोटल न्यूक्लियॉन्स है विच इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। आई होप इट्स क्लियर। तो हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को इसीलिए यूज़ करते हैं। अब आता है हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना, वेरिएशन विद मास नंबर। यानी कि जैसे जैसे हमारा मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी बाइंडिंग एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम ज़्यादातर बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी तो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम मास नंबर बढ़ाएंगे, बट क्या वो पर न्यूक्लियन बढ़ती जा रही है, जितना मेरा न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जा रहे हैं क्या वो उतनी रिलेटिवली बढ़ भी पा रही है। हमने देखा कि जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ही वेरिएशन देख रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है फॉर आयरन, Fe, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा Fe के लिए हमारी मैक्सिमम होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा, अब ना बेसिकली क्या होता है, ऐसा क्यों है, हमारा जो लाइट न्यूक्लियाई है यानी बहुत ही हल्का न्यूक्लियाई जिसके अंदर मान लो सिर्फ 4 ही आपके न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, वो भी स्टेबल नहीं होता है, और जो मेरा बहुत ही हैवी न्यूक्लियाई होता है वो भी स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको रीजंस बताती हूँ ऐसा क्यों है। जो बहुत ही लाइट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ही बहुत कम होती है। ठीक है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी काफ़ी कम होती है। और जो बहुत हैवी न्यूक्लियर है, माना उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत हाई होती है, बट उसके अंदर ना कहीं जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस भी ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, और साथ में उसमें न्यूक्लियॉन्स तो बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं, और साथ में मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करती है। उस जो बड़ा हो जाता है ना न्यूक्लियस, मान लो इतना बड़ा है, उसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है इसमें बहुत ज़्यादा ना गैप हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होने लग जाती है, आउटर मोस्ट और डिफरेंट, यानी जो ऑपोजिट एजेस पे पड़े हैं ना। इस वजह से उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो कम होती है।
इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी टोटली बहुत कम होती है और इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी भी कम होती है। जो मीडियम होते हैं ना, मीडियम साइज़ के न्यूक्लियाई, उनकी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी है और जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और ज़्यादा कोई दूर भी नहीं होता कि आपका फोर्स का, न्यूक्लियर फोर्स का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया हो, ऐसा भी नहीं होता। इसलिए आयरन जो है आपका वो मीडियम न्यूक्लियाई है, दैट इज़ वाई उसमें आपको सबसे हाईएस्ट देखने को मिलती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब हमें देखने को क्या मिलता है कि जो फ्यूजन और फिजन, ये दोनों ही आपके जो फिनोमिनाज हैं, इन दोनों के अंदर ही एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्यूजन, जब मैं दो लाइट न्यूक्लियाइज को फ्यूज करवा रही हूँ, तब जब मैं दो लाइट न्यूक्लियाइज को फ्यूज करा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही स्टेबल नहीं थे, दोनों ही बहुत कम स्टेबल थे क्योंकि दोनों लाइट थे, दोनों को जब मैंने आपस में फ्यूज़ करवाया तो मेरे को एक मीडियम सा मिला, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई। फिजन, जब मैं एक हैवी न्यूक्लियाई का फिजन कराती हूँ, वो पहले अनस्टेबल था, वो फिजन करने के बाद मीडियम न्यूक्लियाई बन जाता है, दैट इज़ वाई वो भी एनर्जी रिलीज़ करता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आयरन के पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शंस हैं और प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन का बेस्ट बैलेंस होता है, दैट इज़ वाई इसीलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है। कहीं पे ना प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे मतलब जो परफेक्ट बैलेंस है ना वो आपको आयरन के पास ही देखने को मिलता है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, इससे काफ़ी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि उसकी बढ़ जाती है जब वो मीडियम न्यूक्लियाई बन जाता है, लाइटर बन जाता है हैवी से। और चेन रिएक्शन भी इसके अंदर पॉसिबल है, वो हम आगे देखेंगे। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन की मैं जब बात कर रही हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर लाइट न्यूक्लियर कंबाइन करके हैवियर बनाते हैं। दिस इज़ नॉट हैवी, दिस इज़ हैवियर। ये भी लाइट न्यूक्लियर नहीं बना रहे, लाइटर बना रहे हैं। लाइटर, इसका लाइटर इज़ मीडियम, इसका हैवियर इज़ मीडियम, तो इसीलिए भी एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे भी आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, याद रखना। फ्यूजन यानी दो को जोड़ने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हमें ये एनर्जी का सोर्स होता है स्टार्स और सन में। स्टार्स और सन में भी बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन से ही जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही उनका एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ के मैंने हीलियम बनाया तो एनर्जी मेरी रिलीज होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीट के अकॉर्डिंग हम डिटेल में जाएंगे। एटॉमिक मासेस की बात करूँ तो एक यूनिट मास जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है। हमने एक यूनिट को डिफाइन ऐसे नहीं करा कि एक हाइड्रोजन का जितना मास है हमने ऐसे डिफाइन किया था, 1/12 ऑफ जो कार्बन का मास है उसको हमने एक यूनिट माना था, ठीक है। अब एक यूनिट की वैल्यू ना यहाँ पर ये दी हुई है 931.5। अब मैं आपको बताती हूँ ये आपके कैसे काम आती है। आपने ना जो आपकी इक्वेशन थी ना E=mc², वहाँ पर हमने c की वैल्यू सिंपली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में लेनी है, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड में नहीं चाहिए, हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी जब दी होती है ना, एनर्जी जो है हमारे पास mc² था ना, यहाँ पे m जो था हमारे पास वो अगर मुझे u के फॉर्म में दे रखा है, यानी 1u 2u है ना, इसमें दे रखा है, और एनर्जी मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में दे रखी है, तो हम यहाँ पे c² की वैल्यू 931.5 डालते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, इसी से हमारा आंसर आएगा। तो आपने यहाँ पे c² की वैल्यू 3 × 10⁸ नहीं डालनी है, आपने 931.5 डालनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब मास डिफेक्ट की डिटेल कैलकुलेशंस दे रखी हैं, वही मैंने आपको जो बताया। मास डिफेक्ट क्या होता है कि आपका मास ऑफ प्रोटॉन्स जितना भी आपका है ना, और मास ऑफ न्यूक्लियंस, बेसिकली कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर है, न्यूक्लियंस कितने होंगे जितना एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी जितने प्रोटॉन्स थे उसको माइनस कर दो। तो आपका बेसिकली जितने हैं, मान लो मेरे पास 4 प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे, 6 मेरे पास न्यूक्लियंस है, तो 4 + 6 10 हो गया, 10 आपका आ गया -10u। असल में मान लो मेरा 9.9u ही है, तो मेरा 0.1 का मास डिफेक्ट आ जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम सिंपली इस तरीके से लिखते हैं, ΔM, यानी आपका कितना मास डिफेक्ट आया,
that into c square. Mass binding energy was equal to mc square. बाइंडिंग एनर्जी कितनी है न्यूक्लियस की, दैट इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर. यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू आपको 931.5 डालनी है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. मास डिफेक्ट निकालना भी आपको आ गया है और ये भी आपको समझ में आ गया है कि सी स्क्वायर की वैल्यू आपने ये लेनी है. दिस इज नॉट सी की वैल्यू, दिस इज सी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट. ठीक है, देन आता है बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व था. ये भी आपका बोर्ड्स में आ सकता है, मैंने आपको बता रही हूँ बिल्कुल नीट ओरिएंटेड है, बट बोर्ड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो पहले बता दिया. यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट है पैकिंग फ्रैक्शन का, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ. यहाँ पे देखो पहले बाइंडिंग एनर्जी कर्व को क्या है कि ये है, मान लो बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपका. ठीक है, मैं आपको पहले से एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे आपका मास नंबर है, बढ़ता जा रहा है जो. यहाँ पे आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है. ठीक है, हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन की काफ़ी कम थी, ये हमने ऐसे ऐसे देखा. हीलियम की थोड़ी ज़्यादा क्यों है, इसकी ज़्यादा है, ये थोड़े से स्टेबल है. ठीक है, ये जो स्टेबल वाले हैं ना उनकी थोड़ी सी ज़्यादा है. एंड देन आपको इस तरीके से ये ग्राफ दिखता है. पहले स्टार्टिंग के अंदर ये लाइटर न्यूक्लियाइज थी, है ना, ये सारी लाइटर न्यूक्लियाइज थी. ये आपकी मीडियम न्यूक्लियाई है, ये आपकी हायर न्यूक्लियाई है. ठीक है, ये भी अनस्टेबल है, देखो इसकी भी वैल्यू कम है. सबसे ज़्यादा किसकी है, आयरन की, क्योंकि ये मीडियम न्यूक्लियाई है. यहाँ पे थोड़ा सा अप ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि वो स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, जिसकी स्टेबल कॉन्फिगरेशन है उन सब के लिए इस तरीके से आ रहा है. मेनली देखने की बात यह है कि स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से था, उसके बाद इस तरीके का है, बट हाईएस्ट यहाँ पे आयरन का है जो कि मीडियम था. लाइटर के लिए, हैवियर के लिए देखो नीचे है, लाइटर का भी काफ़ी नीचे है, बट कुछ ऊपर यहाँ पे zigzags हमें क्यों देखने पड़े, वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से देखने को मिले. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि बाइंडिंग एनर्जी पर जो न्यूक्लियन है दैट इज़ मैक्सिमम आयरन की. वो एक्सप्लेन, अच्छा ये जो ग्राफ है वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों फ्यूजन और फिजन जो है वो एनर्जी रिलीज करता है. फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियर बेसिकली सन की एनर्जी का सोर्स है. वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, लाइट न्यूक्लियाइज जो है वो फ्यूज करके मीडियम न्यूक्लियर बना रहे हैं, और जो हैवी न्यूक्लियाइज जैसे कि यूरेनियम आपका हो गया, वो सब आपका फिजन कर रहे हैं. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई है. इसके अलावा पैकिंग फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है. पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मास डिफेक्ट बाय. बेसिकली ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी थी पर न्यूक्लियन, है ना. बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्या थी, डेल्टा एम बाय सी स्क्वायर, जिसके अंदर आपका डेल्टा एम वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, है ना. तो आपका बेसिकली जितना ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी. यहाँ पे आप देखो सिंपल सी बात है, पैकिंग फ्रैक्शन इज माइनस ऑफ डेल्टा एम बाय ए. यहाँ पे माइनस क्यों है, डेल्टा एम यानी कि आपका असल में कितना मास था, असल में कितना मास था, मान लो मेरा असल में 10 मास था बट होना मेरा 11 चाहिए था, तो 10 - 11 यहाँ पे जो है आप जाता है आपका, ये आ जाता है. वैसे आपका मास डिफेक्ट क्या होता है, 11 - 10 होता है, बट यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे 10 - 11 आ जाएगा. तो अगर आपकी ये वैल्यू माइनस में आती है यानी आपका मास डिफेक्ट है, यानी अगर आपका मास डिफेक्ट प्रेजेंट है तो आपका बोलोगे कि आप स्टेबल हो. अगर आपका मास डिफेक्ट ही नहीं है, आपका न्यूक्लियन जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा है, तो आप समझो आपने कोई एनर्जी ही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं है आपकी एनर्जी मास में, उल्टा ज़्यादा आ रहा है, तो फिर वो आपका अनस्टेबल माना जाता है, यानी आपके पास कोई बाइंडिंग एनर्जी ही नहीं है ऑलमोस्ट. देन आता है आपके पास न्यूक्लियर रेडियस एंड डेंसिटी. उसकी न्यूक्लियर रेडियस एंड डेंसिटी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है सारे न्यूक्लियाइज के लिए, क्योंकि जो जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ता है, रेडियस हमारा एटॉमिक नंबर पे ज़रूर डिपेंडेंट है, वैसे वैसे हमारी वॉल्यूम भी बढ़ती है, इसलिए हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है विद क्योंकि ये दोनों आपके रिलेशंस आ जाते हैं, है ना. देन न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही शॉर्ट रेंज 1 to 2 पिकोमीटर तक काम करती है, अट्रैक्टिव है, पास रखना चाहती है, वो न्यूक्लियस को बना के रखना चाहती है. इसकी सैचुरेशन प्रॉपर्टी एक्ट्स ओनली ऑन नियरेस्ट न्यूक्लियंस. ठीक है, यानी कि जो नियरेस्ट न्यूक्लियंस है उस पर ज़्यादा वर्क करती है, थोड़े दूर है उस पर बहुत वीकली वर्क करती है. इसी वजह से हैवी न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिली अनस्टेबिलिटी. ठीक है,
न्यूक्लियर फिजन के बारे में जो इन्होंने बताया कि एनर्जी जो एक फिजन में रिलीज होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसलिए चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड, अगर चेन रिएक्शन होती है कि अगर मान लो टूट रहा है तो आसपास वाले सारे टूटने लग जाते हैं। फिर कंट्रोल्ड है तो न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह, अनकंट्रोल्ड है तो बॉम्ब के एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन जो हो रहा है, वो आपकी रिक्वायरमेंट उसमें होती है, मैंने आपको बताया था हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हमें कूलम रिपल्शन को ओवरकम करना होता है। क्योंकि जब हम फ्यूजन करें तो बेसिकली हम प्रोटोन प्रोटोन यानी पॉजिटिव चार्ज को पास ला रहे हैं, उनकी कूलम रिपल्शन को हमें ओवरकम करना पड़ता है, इसलिए हमें एनर्जी चाहिए भी होती है। इसलिए हमें हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है, अराउंड 10⁻⁷ केल्विन, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और ये यहाँ पे सन के, तभी सन पे इतना हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे फ्यूजन ही आपका सोर्स है एनर्जी का। एनर्जी पर यूनिट मास इज ग्रेटर देन फिजन। फ्यूजन में जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फिजन। सन का टेम्परेचर ज़्यादा है इसीलिए वहाँ पे ये एनर्जी का सोर्स है, बट हम फ्यूजन वगैरह नहीं करवा सकते इतना ज़्यादा, बट फिजन हम करवा सकते हैं। फिजन आप देखते भी हो एटॉमिक बॉम्ब और आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। That's it for this video. Thank you for watching.